सो अब पूरी इम्यूनिटी में इतना कुछ पढ़ लेने के बाद अब इम्यूनिटी का एक एप्लीकेशन देखते हैं, एंड दैट एप्लीकेशन इज ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। क्या है भाई ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन? मैंने कल भी बताया था कि अगर एक किसी पर्सन का कोई ऑर्गन खराब हो गया है, ठीक है, अब ये ऑर्गन इतना खराब हो गया कि ये ऑर्गन को ठीक नहीं किया जा सकता इस पर्सन के बॉडी में, इस पर्सन के बॉडी में इसको ठीक नहीं किया जा सकता है, ये ऑर्गन खराब हो चुका है। तो अब क्या करना है कि इस खराब ऑर्गन को यहाँ से क्या करना है, निकालना है और किसी दूसरे पर्सन का बढ़िया ऑर्गन यहाँ पे सेट करना है। अब जैसे ह्यूमन के पास 2 किडनी होता है, एक किडनी खराब हो गया तो किसी दूसरे पर्सन के पास 2 किडनी अच्छा है तो वो 1 किडनी डोनेट कर सकता है। ऐसे किसी पर्सन का बॉडी का कोई पार्ट स्किन बर्न हो गया, अब उसको वहां पे स्किन ट्रांसप्लांट कराना है, कॉर्निया ट्रांसप्लांट कराना है। सो देयर आर मेनी ऑर्गन्स जिसको कि हम ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, सक्सेसफुली कर चुके हैं और कई सालों पे तक ट्रायल चल रहा है। तो सवाल ये है, क्या ऑर्गन ट्रांसप्लांट अगर हमको ये मान लो कि रेसिपिएंट है और ये डोनर है, तो कोई भी रेसिपिएंट किसी भी डोनर का ऑर्गन ले लेगा और कोई भी डोनर किसी भी रेसिपिएंट को ऑर्गन दे देगा? ऐसा थोड़ी है। वहां पे हमें 3 बातों का ध्यान रखना पड़ता है। वैसे तो ये बहुत बड़ा स्टेप है, अगर हम मोटा मोटी तौर पे बात करें तो 3 बातों का ध्यान रखना पड़ता है। फर्स्ट वन इज टिश्यू मैचिंग, सेकंड वन इज ब्लड ग्रुप मैचिंग एंड थर्ड वन इज इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स। पहले इन दोनों को एक्सप्लेन करते हैं, ब्लड ग्रुप मैचिंग और इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स। एक बात बताओ, अगर ये ऑर्गन है और इस रेसिपिएंट के बॉडी में पहले ये ऑर्गन था, अभी ऑर्गन खराब हो गया है, इसको यहां से निकाल दिया, नो प्रॉब्लम, लेकिन इसके बॉडी में और ब्लड तो है ना, और इसके बॉडी में ब्लड में डब्ल्यूबीसी तो है ना, वो तो वर्क कर रहा है ना। अब समझना ध्यान से, ये जो डोनर है, ये डोनर जब अपना ऑर्गन यहां से निकालेगा, ये डोनर अपना ऑर्गन यहां से निकाल रहा है, अगर ये अपना डोनर यहां से ऑर्गन निकाल रहा है तो पता है इस ऑर्गन में ऐसा थोड़ी हो सकता है कि ब्लड बिल्कुल नील हो, संभव नहीं है, ब्लड तो बिल्कुल नील नहीं हो सकता है। और अगर उस ब्लड में अगर आरबीसी ऐसा है, क्योंकि ये ऑर्गन ब्लड के सारे ही अपने अंदर का सारा फंक्शन कर पा रहा होगा, अगर आरबीसी है तो आरबीसी के सरफेस पे एंटीजन होता है, ए बी ओ बता रखा है मैंने, अलग अलग ब्लड ग्रुप। तो अगर इसका रेसिपिएंट और डोनर का ब्लड ग्रुप मैच नहीं करेगा तो क्या हो जाएगा, एग्लूटिनेशन रिएक्शन हो जाएगा। रेसिपिएंट का एंटीबॉडी जो प्लाज्मा में है वो डोनर के ब्लड सेल्स के सारे आरबीसी को मार देगा, हो सकता है इंस्टेंटली ऑर्गन रिजेक्ट हो जाए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो सपोज करो कि उस ब्लड में डब्ल्यूबीसी भी तो है, अब उसके डब्ल्यूबीसी और इसके डब्ल्यूबीसी में मैचिंग नहीं चल रहा है, अगर उसका डब्ल्यूबीसी इसके डब्ल्यूबीसी में मैचिंग नहीं चल रहा है तो उसका डब्ल्यूबीसी इसका बॉडी के लिए जब फॉरेन पार्टी कलेक्ट करेगा, इसका इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा और उसके ऑर्गन के सेल्स को या उसके ऑर्गन के ब्लड सेल्स को मारने लगेगा और एक तरीके से क्या होगा, ऑर्गन रिजेक्ट हो जाएगा। हम नहीं चाहते ऐसा, इसलिए हम चाहते हैं सबसे पहले रेसिपिएंट डोनर का ब्लड ग्रुप मैच कर जाए, तो रिजेक्शन का एक चांसेस वहां पे हमने घटा लिया। दूसरा, कितना कुछ भी कर लोगे, अभी मैं बताऊंगा टिश्यू मैचिंग भी कर लोगे, कितना कुछ भी कर लोगे, ब्लड मैचिंग भी कर लोगे, तो भी ये कितना भी है तो इसके लिए तो फॉरेन ही है, और ये इसके बॉडी में जाएगा थोड़ा बहुत तो इसका इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होगा, रेस्पॉन्ड तो करेगा। तो हम नहीं चाहते हैं कि थोड़ा बहुत भी इसका इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो, अगर एक्टिवेट हो गया तो ये ऑर्गन यहाँ ट्रांसप्लांट करने के बाद सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। तो हम चाहते हैं कि आज मान लो 1 महीने पहले हम पता कर लिए कि इसको डोनर ये इसको देगा रेसिपिएंट को ऑर्गन, 1 महीने पहले से इसको ड्रग्स खिलाना शुरू करते हैं, इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स। वो हो सकता है साइक्लोस्पोरिन ए जो माइक्रोब से मिलता है, कॉर्टिसोल इंजेक्शन है, इसका इंजेक्शन दे देते हैं, हार्मोन है, पता है कि इम्यूनोसप्रेसिव है। ये रेसिपिएंट के डब्ल्यूबीसी को ओवरऑल इम्यून सिस्टम को इनएक्टिव करके रखेगा, 1 महीने से इसका इम्यून सिस्टम एक्टिव है और आज जाकर ऑर्गन ट्रांसप्लांट कर दिए, कोई रिएक्शन के चांसेस बहुत कम होंगे। फिर अगले कुछ दिनों तक भी, अगले 1 महीने तक भी इसको इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स खिलाता रहेंगे, यानी कि इसके बॉडी को 2 महीना इम्यूनोसप्रेसिव करके रखा ताकि ऑर्गन इसके बॉडी में आके एडजस्ट हो जाए। ये टाइम इंटरवल में ऐसे रफली बता रहा हूं, मतलब इसके बॉडी को एक फॉरेन पार्टिकल देने के पहले और देने के बाद तक इसको इनएक्टिव रखा, इसके इम्यून सिस्टम को, ताकि ये ऑर्गन यहाँ पे आके अपना माहौल बना पाए, एडजस्ट कर पाए। जब ये प्रॉपरली वर्क करने लगेगा और इम्यून सिस्टम तब तक उसको रिजेक्ट नहीं कर पाया तो फिर हो सकता है एडजस्ट कर ले। लेकिन कई पर्सन में ऐसा होता है, कई सालों कई महीनों तक चलता है इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स और खाना बंद कर देता है, तो उसके बाद उसका ऑर्गन ट्रांसप्लांट रिजेक्ट हो जाता है। क्यों रिजेक्ट हो जाता है? और कई सारे फैक्टर्स हैं। चलो एक और फैक्टर देखते हैं, दैट इज टिश्यू मैचिंग। एक बात बताना, इसका पूरा का पूरा डोनर का बॉडी का ऑर्गन उठा के आप यहाँ दे दो,
इसका बॉडी में ये सारे क्या है, न्यूक्लिएटेड सेल होता है। और आपको पता है न्यूक्लिएटेड सेल पे ऑल न्यूक्लिएटेड सेल पे क्या होता है, MSC मॉलिक्यूल। MSC 1 या 2? MSC 1 या 2? 1। MSC 1। ऑल न्यूक्लिएटेड सेल के पास MSC 1 होता है, लेकिन आरबीसी को छोड़ दो, आरबीसी न्यूक्लिएटेड है भी, तो इसलिए तो उसके लिए ब्लड ग्रुप मैचिंग कर लिए, बाकी सबके पास। अब मुझे बताओ, मैंने उस दिन बताया था इस दुनिया में किसी भी 2% का MSC सेम हो सकता है क्या? नहीं, एक्सेप्ट मोनोजाइगोटिक ट्विंस, जो एक ही जाइगोट से 2 बच्चे आते हैं, उन दोनों का सेम होगा, क्योंकि उन दोनों का जीनोटाइप सेम है। बाकी दुनिया में हर पर्सन का जीनोटाइप अलग है, क्योंकि MSC मॉलिक्यूल या MSC एंटीजन जीन से बनता है, जो क्रोमोसोम नंबर 6 पे होता है, जिसको बोलते हैं हैप्लोटाइप, अरेंजमेंट ऑफ MSC जीन। तो ये जीन तो दुनिया में हर पर्सन का अलग है, तो MSC अलग अलग है एक्सेप्ट मोनोजाइगोटिक ट्विंस, ठीक है। तो इसका मतलब अगर हम यहां से यहां पर्सन को दे रहे हैं ये ऑर्गेन, तो इसका MSC इसका बॉडी में जाके एज अ फॉरेन पार्ट कलेक्ट करेगा, मतलब सेल्फ एंटीजन की कलेक्ट करेगा कि नॉन सेल्फ? इसका वाला यहाँ पे नॉन सेल्फ। तो इसका इम्यून सिस्टम उसको किल करेगा और उसके ऑर्गेन के ट्रांसप्लांट के रिजेक्शन होने की चांसेस है। टी किलर उसको किल करेगा, क्योंकि आपको पता है कि MSC 1 कौन चेक करता है? टी किलर। तो टी किलर उसको किल करेगा, रिजेक्ट कर देगा ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन को। तो हम नहीं चाहते हैं ऐसा हो, तो हम चाहते हैं, देखो इस दुनिया में किसी का भी MSC मॉलिक्यूल आइडेंटिकल तो नहीं होगा एक्सेप्ट मोनोजाइगोटिक ट्विंस, लेकिन सिमिलैरिटी तो हो सकता है ना, मेरे भाई बहन में, मेरे माँ बाप से, मेरे दादा दादी से, मेरे रिलेटिव से, देन मेरे पड़ोसियों से, देन मेरे डिस्ट्रिक्ट के लोगों से, देन मेरे स्टेट से, देन मेरे देश, कहीं ना कहीं तो हम शेयर कर रहे हैं ना रिलेशन। तो जितना क्लोज रिलेटिव होगा उनके जेनेटिक कंस्टिट्यूएंट्स उतना ज्यादा सिमिलर होंगे, जेनेटिक्स में भी सिखा रखा है, उतना ज्यादा सिमिलर होंगे, और चांसेस है कि उसके MSC उतना ज्यादा सिमिलर होंगे। अगर जीनोटाइप सेम होगा तो MSC भी सेम होगा, आइडेंटिकल तो नहीं होगा। तो एक बात बताओ, अगर थोड़ा सा ही डिफरेंसेस हो MSC में, उसके बॉडी में आए और इसके इम्यून सिस्टम को सप्रेस करके रखें, तो क्या उस ऑर्गन के रिजेक्शन का कोई चांस रहेगा? बोलो। नो सर। नहीं, यही करते हैं टिश्यू मैचिंग, यही करते हैं टिश्यू मैचिंग में। इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स तो देते ही हैं, ब्लड ग्रुप मैचिंग तो करते ही हैं, इसके साथ साथ टिश्यू मैचिंग करते हैं। अब लोग टिश्यू मैचिंग करते कैसे हैं? ये सब एक लंबा पार्ट है। हम सेल्स के सरफेस का, प्रोटीन का एनालिसिस करते हैं, अमीनो एसिड सीक्वेंस को रीड करते हैं, क्योंकि वो MSC प्रोटीन कॉम्प्लेक्स ही तो है, उसको रीड करते हैं और तब पता लगाते हैं कि इन दोनों पर्सन का क्या MSC मॉलिक्यूल का सिमिलरिटी है। या फिर जीनोटाइप अगर मान लिया जाए कि MSC मॉलिक्यूल चेक करने की जरूरत भी नहीं है, अगर आपने कह दिया कि ये दोनों भाई बहन है, तो अंडरस्टूड है काफी सिमिलरिटी होगा। अब झूठ बोलोगे तो खुद का ही खतरा है। अब डॉक्टर को बता दिया कि मेरे क्लोज रिलेटिव हैं, तो डॉक्टर श्योर हो जाएंगे, चेक नहीं करेंगे। अब झूठ बोलोगे तो तुम्हारा खुद का ही खतरा है ऑर्गन रिजेक्शन का। तो ये सारे तमाम बातों का हम ध्यान रखते हैं ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में। सवाल आता है फिर भी ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में ऑर्गन डोनर कैसे हम चूज करें, प्रेफरेंस क्या होगा? तो वो प्रेफरेंस आपको याद रखना, अभी मैं बताऊंगा, एक एक करके समझाऊंगा। लेकिन आपको ये ओवरऑल समझ में आना चाहिए कि हम ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में किन किन बातों का ध्यान रखते हैं। टिश्यू मैचिंग, ब्लड ग्रुप मैचिंग और इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स। ये क्यों देते हैं? रेसिपिएंट का, ये किसको देते हैं? रेसिपिएंट या डोनर? रेसिपिएंट को। ब्लड ग्रुप मैचिंग किसका करते हैं? रेसिपिएंट डोनर दोनों का, और ये मैच होना चाहिए, ठीक है। टिश्यू मैचिंग भी किसका करते हैं? रेसिपिएंट डोनर दोनों का, और ये भी लगभग मैच होना चाहिए तो अच्छा है, ठीक है। अब आप देख लो टिश्यू मैचिंग में सारी बातें मैंने आपको पहले पढ़ा रखा है। हैप्लोटाइप में एक पैरेंटल एक मैटरनल सब पढ़ा रखा है, ठीक है। देन अब हम बात करते हैं कि ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में प्रीफरली हम डोनर किसको सेलेक्ट करें। एक तो होता है सबसे पहले सेल्फ डोनर। अब सुनो ध्यान से, आजकल तो ये खूब चलता है। सपोज करो मेरे फेस का स्किन जल गया और स्किन हमको वहां पे ट्रांसप्लांट कराना है, तो हम चाहें तो स्किन क्या टिश्यू ही तो है, हम चाहें तो अपने क्लोज रिलेटिव का भी ले सकते हैं, अगर मेरा कोई ट्विंस है उसका भी ले सकते हैं। लेकिन अगर मान लो कि मेरे फेस का जला है और मेरे थाई से कुछ मसल्स डॉक्टर्स यहाँ पे या फिर साइंटिस्ट वगैरह आइसोलेट कर लें, अब तो डॉक्टर को एक्सपर्ट कर दिया गया है, तो वहां से अगर वहां पे वो मसल्स उसको आइसोलेट कर लें, हमारे थाई से, हमारे बटक से या हमारे पीठ से थोड़ा सा मसल्स वहां से निकाल लें और उस मसल्स को लैब में कल्चर करा के ग्रो करा लें, थोड़ा टाइम लगेगा, उससे कई सारे मसल्स बना लें। तो एक बार बताओ, वो जो मस्कुलर टिश्यू जो ग्रोथ
करके बना रहा है मसल से मसल, वो हमारे ही बॉडी का है या दूसरे का बॉडी का है? हमारी बॉडी का तो है। उसके रिजेक्शन का चांसेस होगा या हमारी नहीं? बॉडी का नहीं होगा। उसके रिजेक्शन का चांसेस सबसे कम होगा और मोस्ट सक्सेसफुल यही है। तो फिर बोलोगे हर ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में यही क्यों नहीं कर देते हैं? हर ऑर्गन इस तरह का पॉसिबल है। जब किडनी ही तुम्हारे पास 2 है और एक किडनी खराब हो गया तो एक को खोल के दूसरी जगह लगाओगे क्या? जो जहां है वहां है, देखो तो काम कर ही रहा है। तो ऐसा हम वहां कर सकते हैं जहां पॉसिबल है, जैसे कि मैंने अभी बोला इसके लिए, स्किन के लिए, हेयर के लिए भी हो रहा है आजकल। तो यहाँ पे क्या होता है, इसको बोलते हैं ऑटोग्राफ्ट। ग्राफ्टिंग का मतलब होता है ट्रांसप्लांट। तो ऑटो मतलब सेल्फ, जैसे स्किन ग्राफ्टिंग तो मोस्ट ऑफ द फेमस एग्जांपल ऑफ द ऑटोग्राफ। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं आइडेंटिकल ट्विंस। जैसे कि सपोज करो आइडेंटिकल ट्विंस कौन होता है? मोनोजाइगोटिक ट्विंस, जो एक ही जाइगोट से बने हैं। प्रोडक्शन में इसका आइडिया मैंने दिया हुआ है, ठीक है, रिप्रोडक्शन का चैप्टर पढ़ना तो पता चलेगा। एक ही जाइगोट से बने हुए दोनों ट्विंस हैं, तो उन दोनों के जीनोटाइप बिल्कुल सेम होंगे। अगर एक जाइगोट से बने हैं तो बिल्कुल सेम। तो वहां पे अब मान लो किसी एक ट्विंस का एक मेंबर है, उसका किडनी खराब हो गया, तो जो उसका दूसरा ट्विंस मेंबर है उसका और उसका किडनी एकदम एग्जैक्टली सेम वर्किंग होगा और सेम जीनोटाइप होगा, उसका दे दो। तो फिर तुम बोलोगे सर यहाँ पे फिर सेल्फ लेने की क्या जरूरत है? अगर ट्विंस अवेलेबल है तो इसके बॉडी का क्यों कोई भी चीजें हम यहाँ पे ये करें? तो एक बार बताओ, स्किन इसका लो या इसका लो, दर्द तो दोनों में से किसी एक को झेलना ही है ना, तो इसी का लो ना, खुद का ही खुद का लो। और दूसरी बात कि अगर आइडेंटिकल ट्विंस का लोगे, मानता हो जीनोटाइप सेम है, लेकिन उसकी बॉडी वर्क तो डिफरेंट एनवायरनमेंट में की है ना, तो थोड़ा बहुत वेरिएशंस तो रहा होगा। ऐसा नहीं हो सकता। जेनेटिकली सेम रहे होंगे, जेनेटिकली जीनोटाइपिक कंस्टिट्यूएंट सेम रहे होंगे, लेकिन इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से थोड़ा बहुत जीन एक्सप्रेशन में वेरिएशंस तो रहा होगा ना। इसलिए हम पहले प्रीफर करते हैं ऑटोग्राफ्ट को। अगर वो पॉसिबल नहीं है तब हम प्रीफर करते हैं आइसोग्राफ्ट। तो मुझे बताओ, अगर मैं बोलूं ऑटोग्राफ्ट, ऑटोग्राफ्ट का मतलब क्या है? सेम जीनोटिपिक कंस्टिट्यूएंट्स, सेम जीनोटिपिक इन्वायरमेंट, मतलब कि सेम बॉडी का। अगर मैं आइसोग्राफ्ट बोलूं तो क्या बोलोगे? सेम जीनोटिपिक कंस्टिट्यूएंट्स बट some variation due to some different environmental factors for the gene expression. तो ऑटोग्राफ्ट और आइसो में ज्यादा प्रीफर करेंगे ऑटोग्राफ्ट देन आइसो। मान लो ये भी पॉसिबल नहीं है और ये भी पॉसिबल नहीं है हमारे पास, तब हम जाते हैं सिबलिंग्स पे। सिबलिंग्स तब भाई बहन, नॉट ट्विंस। ट्विंस होता है एक ही जाइगोट से बना हुआ एट अ टाइम जो बर्थ होता है उसका, सिबलिंग भाई बहन। अब ये भाई बहन, इसका भी क्रोमोजोम या फिर इसका जेनेटिक कंस्टिट्यूएंट्स काफी सिमिलर होता है अपने ब्रदर सिस्टर से, मतलब सिबलिंग के आपस में। तो अगर वो दे रहा है ऑर्गेन, पॉसिबल है तो उससे ले लो, अगर उससे भी पॉसिबल नहीं है तो पेरेंट्स से ले लो। पेरेंट्स से तो एटलीस्ट किसी भी मेल, मतलब कि मदर हो या फादर हो, एटलीस्ट 50% तो सिमिलरिटी रखते ही हो, फादर से ले लो। अगर वो भी पॉसिबल नहीं है तो सेम स्पीशीज के किसी अदर इंडिविजुअल से ले लो, कोई रिलेटिव से ले लो, पड़ोसी से ले लो, सेम स्पीशीज मतलब ह्यूमन से। चाहे सिबलिंग हो चाहे पेरेंट हो, इसमें भी ऑर्डर है, पहले सिबलिंग को प्रेफर करते हैं, पहले सिबलिंग, क्योंकि एज सेम हो जाता है वहां पे और सिमिलरिटी ज्यादा मिलता है, देन पेरेंट एंड देन अदर इंडिविजुअल। चाहे इन तीनों में से किसी से भी लो, वो कहलाएगा एलोग्राफ्ट या होमोग्राफ्ट। एलो मतलब सेम, होमो मतलब भी सेम, सेम स्पीशीज है मगर जीनोटाइपिक कंस्टिट्यूएंट डिफरेंट है। अरे भाई, दो सिबलिंग का आपस में जीनोटाइपिक कंस्टिट्यूएंट सेम 100% सेम कैसे हो सकता है? या पेरेंट और बच्चे का सेम कैसे हो सकता है? या किसी क्लोज रिलेटिव और किसी दूसरे मेंबर का सेम कैसे हो सकता है? सेम तो नहीं होगा ना। लेकिन हाँ, स्पीशीज सेम है, जीनोटाइपिक कंस्टिट्यूएंट्स अलग है। यहाँ क्या था, स्पीशीज भी सेम है, जीनोटाइपिक कंस्टिट्यूएंट्स भी सेम है, बस सब मेंटल फैक्टर्स की वजह से जीन एक्सप्रेशन में थोड़ा सा वेरिएशन है। यहाँ तो सब कुछ सेम है। तो पहले ऑटोग्राफ्ट प्रेफर करते हैं, फिर आइसोग्राफ्ट और तब जाके एलोग्राफ्ट या उसको बोलते हैं होमोग्राफ्ट। सपोज करो यहां तक में भी ऑर्गन डोनर पॉसिबल नहीं हो पाया, तब हम जाते हैं डिफरेंट स्पीशीज पे। और ऐसा कई बार हो चुका है, पहले तो खूब होता था, पैनक्रियाज ट्रांसफर या फिर स्किन ट्रांसफर में भी कई सारे चीजों में यूज किया गया है। यहाँ क्या करते हैं हम, अपने क्लोज स्पीशीज बोल रहा हूं मैं, यानी कि डिफरेंट स्पीशीज। अब आपको पता है ह्यूमन इवोल्यूशन में भी बताया हुआ है, नहीं बताया तो पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा कि हमारे सबसे क्लोज अगर हम देखें चिंपैंजी है, देन गोरिल्ला,
देन जितने भी एप्स हैं वो सबसे ज्यादा क्लोज है, ऑरिंगटन, ठीक है, ऑरिंगटन, गिब्बन, तो ये सब सीक्वेंस में सबसे क्लोज चिंपैंजी है, फिर गोरिल्ला है, फिर ऑरिंगटन है, फिर गिब्बन है, तब जाके मंकी है। तो अगर इन सब में से किसी से पॉसिबल हो पाया तो उससे ले लेंगे, क्लोज रिलेटिव है लोग, ठीक है। तो इस सब में से किसी से भी ले लो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के लिए, कोई भी पर्टिकुलर ऑर्गन अगर लेना है तो स्पीशीज भी डिफरेंट हो गया ना अब तो, अगर डिफरेंट स्पीशीज हो गया तो उसको बोलते हैं हेटेरोग्राफ्ट या जीनोग्राफ्ट। मुझे बताओ सबसे ज्यादा ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में रिजेक्शन का चांसेस कहाँ है? सबसे ज्यादा रिजेक्शन का चांसेस डिफरेंट हेटेरोग्राफ्ट में, क्योंकि यहाँ तो स्पीशीज ही बदल गया। अच्छा बताओ ये ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन का रिजेक्शन कौन सा सेल करेगा, टी हेल्पर या टी किलर? टी किलर पहले बता रखा है, MSC1 मॉलिक्यूल का चेकिंग चलेगा यहाँ पे, और वो कौन करता है? टी किलर करता है विद हेल्प ऑफ CD8 रिसेप्टर। तो इस तरीके से हम ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन करते हैं, और ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में जो मोस्ट प्रीफरली डोनर होता है वो सीक्वेंस सही होता है, सेल्फ, आइडेंटिकल ट्विन, सिबलिंग, पेरेंट, अदर इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीशीज एंड डिफरेंट स्पीशीज। और इसका टर्म भी याद रखना है, अगर सेम बॉडी से लिया तो ऑटोग्राफ्ट, आइडेंटिकल ट्विन से लिया तो आइसोग्राफ्ट, अगर सिबलिंग पेरेंट या अदर इंडिविजुअल से लिया सेम स्पीशीज तो एलोग्राफ्ट या होमोग्राफ्ट। जैसे किडनी ट्रांसप्लांट इसका फेमस एग्जांपल है, अगर डिफरेंट स्पीशीज से लिया तो हेटेरो या जीनोग्राफ्ट। दिस इज ऑल अबाउट द ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। नीचे MSC मॉलिक्यूल के बारे में लिखा है, ये बात मैं पहले पढ़ा रखा हूँ, ठीक है। तो यहाँ तक एक बार जल्दी से देख लो, तब हम बात करते हैं वैक्सीनेशन पर। यहाँ तक कोई दिक्कत है? बोलो। नो चलो मिलते हैं अगले मीटिंग में, यहाँ तक पढ़ लो जल्दी से।